अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आप सर को सुनते रहते हैं और आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आरज़ू, आपने मुझे इनवाइट किया। और सर, जैसे कि आप अमेरिका में हैं और कुछ अमेरिका के से ही रिलेटेड आज एक न्यूज़ है और वो ये कि वहाँ की कांग्रेस की जो मेंबर हैं उन्होंने विजिट किया है पाकिस्तान में और इलियान उमर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग या मैं गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही तो प्रोनाउंसिएशन शायद यही है उनके नाम की। तो सर, आपसे मैं ये मालूम करना चाह रही थी कि किस तरह से देख रहे हैं आप इस विजिट को। इमरान खान से मुलाकात हुई है, लेकिन इमरान खान ने क्या ये बात की है आगे जाकर के जी, जो जिस तरह की साजिशों का वो नाम लेते रहे हैं और अमेरिका का ही नाम लेते रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से आप इस विजिट को देखते हैं? देखें, ये इमरान खान साहब का डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ तो वो हर जलसे में बार बार कहते हैं, नौजवानों मेरी बात सीरियस होके सुनो और निकलो अमेरिका के खिलाफ जाके लड़ो, जाके झंडे जलाओ। और दूसरा, आज 3 कांग्रेसमैन हैं, वो पाकिस्तान अमेरिका से गए हैं, आज उनके साथ लवी डबी होके खड़े हैं। और बिल्कुल मैं गारंटी कर देता हूं कि खान साहब ने इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर एक दफा भी नहीं कहा होगा कि आपकी रजीम जो है वो मेरी रजीम को चेंज कर रही है या मेरे खिलाफ साजिश की गई। क्योंकि उसकी वजह यह है, अगर बात होती तो अमेरिकन ऐसे लोग होते हैं, वो बाहर निकल के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते या ट्वीट करते। ये एक डबल स्टैंडर्ड की निशानी है कि लोगों को टोपी ड्रामा कुछ दिखा रहे हैं और इंटरनल हालात कुछ और हैं। खान साहब के बारे में एक चीज तो सारे पाकिस्तान को, हम सबको माननी चाहिए कि मार्केटिंग में और सोशल मीडिया, बिलखसूस सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत खूबसूरती के साथ उनकी बहुत ग्रिप है। तो झूठ को इस खूबसूरती से बोलते हैं कि वो सच नजर आता है। देखें, तोशा खाना ने, उन्होंने किस तरीके से मेरा तोहफा मेरी मर्जी, उसने जवाब निकाल लिया उसका। फिर फॉरेन फंडिंग तैयार हो रही है तो उसके बारे में वो अब जाके छुपने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग और फिर पार्टी के पीछे उनको कहते हैं इनको भी छेड़ें। आज तक दुनिया को कह के वो चोर चोर, डाकू डाकू, तो इसका मतलब है आप भी चोर और डाकू उन्हीं के सब पे खड़े हो गए जाके उनके साथ। लेकिन इस वक्त जो असल जो इनके मूजद थे, वो मैं उनको हमेशा, मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, जो पीटीआई के फाउंडर हैं, वो है डीजे भट्ट। डीजे भट्ट साहब ने कंटेनर के ऊपर इतनी खूबसूरत अच्छा म्यूजिक चलाया कि 18-18 साल के बच्चे सारे पीटीआई ज्वाइन करके अब वो सारे 18-18 ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं। और लगता है ऐसे है जिस तरह के जो कायदे आजम के बाद दूसरा लीडर पाकिस्तान में पैदा हुआ था वो इमरान खान। उनके ऊपर तोशा खाना की करप्शन की कोई स्टोरी बिल्कुल असर नहीं कर रही। उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर इनकी धज्जियां उड़ाने की उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग वो काम नहीं कर रही। उनके ऊपर कोविड के जो 40 अरब रुपए की करप्शन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। दुनिया इस वक्त सुन हो चुकी है कि उन्होंने, उसकी वजह यह है आरजू, इन्होंने 4 इंतहाई खतरनाक कार्ड खेल दिए हैं जिनसे पाकिस्तान की जड़ें हिल के रह गई हैं। पहला तो उन्होंने ये मजहब का कार्ड खेला कि अगर आप पीटीआई के मेंबर नहीं है तो नौज़बिल्ला आप काफिर हैं, आप हक और बातिल की जंग। दूसरा कार्ड उन्होंने खेला पाकिस्तान में गद्दारी का कार्ड, अगर आप पीटीआई में नहीं है तो आप गद्दार हैं। तीसरा कार्ड उन्होंने खेला गुलामी का और आजादी का, वो भी बहुत खतरनाक कार्ड है। और चौथा जो उन्होंने बड़ा सोच समझ के कार्ड खेला है, कोई बहुत अच्छे एडवाइजर हैं मेरे ख्याल में बर्तानिया में बैठे हैं जो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप एंटी अमेरिकन कार्ड खेलें। आरजू, इस वक्त बांग्लादेश, यमन, अफगानिस्तान, टर्की, इजिप्ट, इन ममालिक के अंदर एंटी अमेरिकन एक बहुत बड़ी एक लोग इस पे यकीन रखते हैं। तो खान साहब ने बड़े टेक्निकल तरीके से एंटी अमेरिकन कार्ड खेला है जिससे खान साहब को फायदा है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए उसकी मिसाल आज किस तरह बनी गाला पे सारे अमेरिकनों के साथ लवी डबी हो रहे हैं। ये सोचने वाली बात तो पाकिस्तानी कौम के लिए है। और बिलखसूस ओवरसीज पाकिस्तानी भाई जो जहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट जला रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि खान साहब खुद तो उनके साथ बिल्कुल ठीक है।
उनके जितने एडवाइजर हैं वो बिल्कुल ठीक है उनके साथ, उनकी शहरियत जो है वो बिल्कुल, वो ग्रीन कार्ड भी नहीं छोड़ते, सिटीजनशिप क्या छोड़ते। और हमारे वो कहते हैं बेगानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तानी बेचारे अपने कपड़े फाड़ रहे हैं इस रमजान के दौर में। रमजान में बिल्कुल देखें सब्र और तहम्मुल सिखाता है, प्यार और बुर्दबारी सिखाता है, ज़कात और सदके की बात होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में नफरतें हैं, डिवीजन है, गुस्सा है, तशद्दुद है। तो सर ये तो यही मैं आपसे कह रही हूँ कि लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि दूसरों को बता रहे हैं कि जी अमेरिका अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं और खुद उनसे मिल रहे हैं। आज ट्विटर पे स्पेस में इमरान खान साहब ने ज्वाइन किया था और खैर मुझे काफी देर में मुझे याद आया तो मैं गई हूँ, तो मैंने माइक के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन ऑब्वियसली माइक मुझे नहीं दिया गया कि मैं कोई सवाल कर सकती इमरान खान से। उसके बजाय सिर्फ जो उनके चमचे और हाँ में हाँ मिलाने वाले थे उनको उनको माइक दिया जा रहा था और वो शुरू ही ऐसे कर रहे थे कि सर आपने तो कमाल कर दिया और आपको तो बड़ा गलत हटाया गया और उनकी तारीफें। तो उसमें भी इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे, जो मैंने सुनी उनकी बात जो मैं सुन पाई, वो यही थी कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो पर्ची लेके पढ़ते थे, मैं तो ऐसे ही सारी बात कर लेता हूँ। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि सर इससे बेहतर है कि आप पर्ची ले लिया करें, क्योंकि जो बातें आप करते हैं उससे बेहतर है कि पर्ची हो। साथ उन्होंने कहा कल के जलसा जो हो रहा है लाहौर में कि जी सब लोग टाइम से पहुंच जाएं वरना बड़ा रश पड़ने वाला है। और वही पुरानी बातें वो स्पेस पे भी कर रहे थे, लेकिन एक चीज उनकी आज भी हिम्मत नहीं है कि वो किसी ऐसे से सवाल ले सकते जिससे उनका ख्याल है कि उनसे कोई सख्त किस्म का सवाल भी जा सकता है। तो ये कब तक इस तरह चलेगा सर इनका, ये कैसे करेंगे? आजू खान साहब का मिजाज जो है वो सियासत और जमहूरियत के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म तो सुन ही नहीं सकते। मेरे बहुत दोस्त थे जो कैबिनेट में, मेरे इनकी कैबिनेट में मेरे काफी दोस्त थे, वो हमेशा ये कहते थे कैबिनेट में जब भी अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाला सवाल किया जाए तो खान साहब बड़ा बुरा मनाते थे उसको। और खान साहब के आसपास सिर्फ वही लोग होते हैं चंद जो खुशामदी है। खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में एक नया रवश डाली है, वो ये है कि इलेक्टेड लोगों को अपने आसपास नहीं रखना, सिर्फ चंद लौंडे लपाड़े ओवरसीज फॉरेन सिटीजन जो इलेक्टेड नहीं है, और उनमें एक खूबी कॉमन है कि वो सारे खुशामदी हैं। और वो खान साहब उनको एक लेके एक अपने इर्द गिर्द हल्का बना के और एक गलत फहमी में हमेशा मुब्तला रहते हैं। आप देखें अमेरिका के बारे में ये सबसे ज्यादा ये जानते हैं, यूरोप के बारे में ये जानते हैं, इंडिया के बारे में ये जानते हैं, इस्लाम के बारे में ये जानते हैं। दूसरी सारी दुनिया तो पागल है, नाक में रोटियां डालती है। खान साहब इस वाहिद फिलासफर पैदा हुए हैं दुनिया में और दुनिया को खुद ये बताते फिर रहे हैं कि भाई चीजें किस तरह ठीक करनी है। अभी तो शुक्र करेंगे मेरे ख्याल में, ये सिर्फ पाक को देखें, वो अपने आप को समझते हैं वो एक इंटरनेशनल लीडर है। देखे ना किस तरह उन्होंने एक दफा कितने गुस्से में कहा कि वो उसने अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा वजीर आजम को चेंज करना है। वो खुदा का नाम लो यार, इस वक्त अमेरिका के हालात अपने ये हैं, ईरानी अटैक करते हैं इराक पे, वो जवाब नहीं दे सकते। MBS को कॉल करते हैं सऊदी अरेबिया, वो फोन नहीं उठाता। नॉर्थ कोरिया हर हफ्ते नया मिसाइल ट्राई कर रहा है, वो उनकी अपनी बात कोई नहीं सुनता। दुनिया में तो यूक्रेन में वो मजबूर है, अफगानिस्तान से बेचारे वो भाग कर गए हैं। वो रजीम आपकी चेंज क्यों करेंगे? आपने क्या उनका बिगाड़ा है? भारत रशिया से तेल ले रहा, आप कहते हैं रशिया जाने की वजह से मेरा रजीम चेंज हो गया। भारत मुसलसल उनसे ऑयल रशिया से तेल ले रहा है। और आज यहाँ पे अमेरिका में अभी जयशंकर साहब बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके गए हैं, बल्कि 2 on 2 उनकी मीटिंग्स थी। तो ये ऐसा ड्रामा रचा रखा है जी कि मैं रशिया गया हूं और मेरी रजीम चेंज होगी। मैं पिछले सवाल की एक चीज भूल गया हूं, आरजू मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त बल्कि आपके देखने वाले उस आपके रीजन में, भारत पाकिस्तान या उस रीजन में किसी को ये नहीं पता कि एलियान उमार जो कांग्रेस वुमन गई है वो है कौन है। उस खातून ने भी इमरान खान साहब की तरह एक टोबी ड्रामा शुरू कर रखा है। वो किस तरह, उन्होंने पहली शादी 2 बच्चे हैं किसी मुसलमान के साथ थी, उसको छोड़कर उनका एक गोरा कैंपेन मैनेजर है उसके साथ शादी कर रखी उन्होंने। सर पे उन्होंने पूरी चादर लपेटी है, इस्लाम का लबादा है, लेकिन शादी उनकी एक गोरे के साथ है जो उनका कैंपेन मैनेजर था। और फिर उन्होंने उसमें यह किया कि जब वो अपनी कैंपेन की फंडिंग में से अपने हस्बैंड को ही वो पे करती हैं। वो यहाँ पे कई इन्वेस्टिगेशन शुरू है उनकी, और क्वाड का हिस्सा है वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप थी। इसकी वजह आगे फ्रंट, इसकी वजह से एक AOC है, एक क्यूबन डिसेंडेंट कांग्रेस वुमन फ्रॉम न्यूयॉर्क, एक रिश्ता तालब है, और एक ये है इनको अमेरिका में
क्वाड कहा जाता है। वो हम्म। अच्छे लफ्जों से नहीं याद किया जाता क्योंकि ये हमेशा नफरतों की बात करते हैं, गुस्सा की बात करते हैं, और इस्लाम को या इन चीजों को बजाय ठीक करने के वो एक ऐसा एक मेरे पास एंटी सोशल उनका एक स्टैंड है, हर मजहब के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ। देखिए ये 21st सेंचुरी में नफरतों की बात करेंगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोग अब इकोनॉमी की बात, पॉलिसी की बात, लोग गवर्नेंस की बात, लोग आसूदगियों, आसानियों इन की तरफ जाना चाहते हैं, बजाय जंगों और नफरतों और तशद्दुद की तरफ जाए। तो वो बिल्कुल उन्होंने जो एहलिया नुमार गई है खान साहब को मिलने, वो बिल्कुल सही गई है कि दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों एंटी सोशल हैं और दोनों तशद्दुद में बिलीव करते हैं, दोनों तफरके में बिलीव करते हैं, और उनका भी ड्रामा इस्लाम का, वो अंदर उन्होंने गोरे से शादी कर रखी है और सर पे चादर पहनी हुई है। खान साहब भी घर आके तस्बीह वाला और दूसरा यूनिफॉर्म उतार के नीचे अपने वो सारे टोंडे लपाड़े जो इंग्लैंड और अमेरिका से गए उनके साथ पता नहीं मेटल नाग सुनते होंगे, क्या सुनते होंगे, लेकिन ये कि उनका इस्लामिक अगर बिलीव होता, ये चीजें स्ट्रांग होती, तो वो इस तरीके से ना करते कि इस्लाम को यूज करते। मगर सर ये मिली क्यों है इमरान खान साहब से, किस लिए मिली? अब तो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे, तो किस किस्म की मीटिंग हुई होगी आपके ख्याल से? देखिए उसको यहाँ पे जो रंग दिया जा रहा है कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ उसका भी स्टैंड है, और खान साहब भी इस्लामोफोबिया है, और कुछ लोग जो है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के हिस्सा हैं, उन्होंने शायद फंडिंग की हो, असर सूख उसको कहा कि चलो जी आप चल के पाकिस्तान में खान साहब को पॉलिटिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। अब देखिए अंदर की स्टोरी क्या है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में खान साहब ने बजाय उससे को ऑक्सीजन गेन करने के अपनी ऑक्सीजन अगली भी जाया की है, क्योंकि अमेरिकनों के साथ खड़े होकर बाद जलसों में कहना हो कि आग लगाओ अमेरिका के झंडों को, और साथ घर में बुला के उनको साथ तस्वीरें बनाना, मेरे ख्याल में इट वाज नॉट वाइज फॉर इमरान खान। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो हैं वो सिर्फ नारों और गानों के लिए जाते हैं इनके जलसों में, क्योंकि फिलहाल इनके पास कोई गवर्नेंस तो 3.5 साल की इतनी बुरी थी जिसकी हद कोई नहीं है। उस्मान बुजदार साहब के देखे ना, हर सूबे के अंदर उस्मान बुजदार बिठा रखा था उन्होंने, तो आपको नजर आ रहा है कि जो इनकी गवर्नेंस थी, जिस तरह की इकोनॉमी के जो हालात थे, और इस वक्त जितना पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो चुका है इतना पहले कभी नहीं था। चाइना भी आपसे नाराज है, रशिया मुबारकबाद दे रहा है शहबाज शरीफ साहब को, अमेरिका मुबारकबाद दे रहा है शहबाज शरीफ साहब को, भारत को खत जा चुका है शहबाज शरीफ साहब का, उनका जवाब आ चुका है। तो इस चेंजेस तो 9 दिन में ही उन्होंने करके दिखा दी इंटरनेशनल लेवल पे, IMF से बातें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन ये कि उन्होंने बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो जो जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता और जो नौजवान बेरोजगार है, वो डीजे बट के गाने सुनने आ जाते हैं। ये इनको ये एंटरटेन बड़ा अच्छा करते हैं, गुड एंटरटेनर। मेरे ख्याल में इनको चाहिए मूवी शूवीज और स्टेज शो किया करें, एक्सपर्ट गवर्नेंस और टीम बिल्डिंग इनके बस की बात। खासतौर पे सर जो स्पेस इन्होंने आज की थी ट्विटर पे, वो तो मैं जरूर कहूंगी कि इनको चाहिए कि ये अपने घर में लोगों को बुला के बात कर लिया करें, इसलिए कि जब सिर्फ अपने ही लोगों से बात करनी है, इन्होंने दूसरों की सुननी ही नहीं है, तो फिर स्पेस करने का क्या मतलब है। लेकिन सर साथ साथ फवाद चौधरी साहब मजाक उड़ा रहे हैं हिना रब्बानी घर का, जो नई कैबिनेट बनी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है इमरान खान की टीम की तरफ से, और बल्कि उन्होंने कहा जी IQ लेवल कम है। फवाद चौधरी साहब IQ लेवल की बात करें, आप अंदाजा कीजिए। तो जबकि कई ऐसी प्रोमिनेंट फीमेल पॉलिटिशियन हमने देखी इस बार जो रखी गई हैं, चाहे वो शरी रहमान हो, चाहे हिना रब्बानी खर हो, तो या मरियम औरंगजेब हो, इस तरह के कई लोगों को लाया गया है। तो आपको लग रहा है कि कुछ चेंज आएगा, कुछ बेहतरी आएगी, और इनके इसी तरह के स्टेटमेंट चलते रहेंगे जब तक के इलेक्शंस नहीं हो जाते? देखिए इनके पास सिवाय इसके दूसरी चीज नहीं है, ये जुगतों की बेस पे आगे पीछे भी चलते रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनके वज़रा पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो किस तरीके से खवातीन का मजाक उड़ाया जाता था, उनकी पर्सनल चीजों पे उनकी किरदार कुशी करना उनकी। और ये भी एक बात है, ना सिर्फ खान साहब, ये इसके ऊपर तो अब दुनिया आर्टिकल लिख चुकी bbc.com पर कि खान साहब कानों के बहुत कच्चे हैं, और एक सबसे बड़ी इनकी खूबी है, कोई जितना बदतमीज होता है वो उतना ही खान साहब के करीब होता है। ये तो सारी दुनिया इस पे आर्टिकल लिख चुकी है। तो ये फिर इस तरह तरीका, असल में सबसे बड़ी वजह ये है कि खान साहब के पास गवर्नर्स का तजर्बा नहीं था। खान साहब को पता नहीं था कि गवर्नमेंट क्या चीज है। आपने देखा होगा कि बाजवा साहब भी उन्होंने भी इस चीज का अंदिया दिया है कि इनमें और इनके MNAs और MPAs में बहुत ज्यादा फासला क्रिएट हो चुका था।
नॉन इलेक्टेड लोगों में फिरते रहते थे, एमपी एमएनए बेचारे लाइनों में लगे रहते थे और मुलाकात का टाइम उनको नहीं देते थे। खान साहब, मैं इसकी मिसाल ये दूंगा, आप ये देखें अपने पूरे दौरे हुकूमत में कितनी दफा नेशनल असेंबली गए, नहीं। बिल्कुल। और खासकर ये कोशिश, टोटल इनकी फिलॉसफी ये थी कि पूरे पाकिस्तान को ऑपरेट किया जाए बनी गाला से। जहां भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर पिक किया, ऐसे लोगों को पिक किया जो बेचारे बोल नहीं सकते थे, जो सुनने और बोलने से कासर थे। और किस खूबसूरती के साथ 3.5 साल में पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश करके वो मेरा मकसद घर चले गए। ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज, कई चैलेंजेस तो खैर छोड़ के गए हैं वापस, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अपोजिशन जो है वो, खासकर जो 2-3 उसमें पुरानी पार्टियां हैं, वो मैच्योर हो चुकी हैं, अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला जो होगा आरजू, कि इतने बड़े अपने इत्तेहाद को वो किस तरह कायम रख सकेंगे, और उसमें चीजें नजर आ रही हैं कि सब बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन एक बात पे मैं खुश हूं कि जो शहबाज शरीफ साहब की पहली कैबिनेट की मीटिंग थी, उन्होंने इस कैबिनेट को कहा कि दिस इज अ वार कैबिनेट, वी हैव टू, हमें महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जंग करनी होगी। दैट वाज वेरी नाइस। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ यही डरते थे, बल्कि खान साहब, आपको पता होगा, जब एनआरओ के लिए मिन्नतें कर रहे थे तो इनकी एक कंडीशन ये भी थी कि बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, शहबाज शरीफ को ना बनाया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और यही खौफ था इमरान खान का कि अगर खुदा ना खास्ता वो आएंगे, कुछ ऐसी चीजें रिफॉर्म लेकर आएंगे। और दूसरा, ब्यूरोक्रेसी, दे लव हिम, एस्टेब्लिशमेंट दे लव हिम, सो वो ऐसी चीजें ना कर जाएं जो बाद में कोई भी दूसरा उनको मैच ना कर सके। तो ये खौफ था इमरान खान साहब का। और मेरे ख्याल में कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि प्रेस के खिलाफ वो पीका, उसको उन्होंने वापस कर दिया है, और कई चीजों को, और ईवीएम इलेक्ट्रिक जो आपकी वोटिंग थी उसमें और ज्यादा फ्रॉड के यहाँ पे खदशात थे, उन पे स्टेप्स ले रहे हैं। और कई चीजों के ऊपर जो ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो बेहतरी की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा तो आईएमएफ के साथ जो डायलॉग शुरू हो चुका है, और कई चीजें ऐसी, और इंटरनेशनल रिलेशंस पे, अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने। जो दत्ता खेल में हुआ उसका भरपूर जवाब दिया गया, क्योंकि दे वर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन उसमें जिस तरह पहले कहा कि अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हर एक दारुल हुकूमत, जो सूबाई दारुल हुकूमत है, उनमें 2-2 चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सदर साहब अपनी जंग छेड़ कर बैठे हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी भारत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुलंदियों को छू रहा है। 2 चीजें में आपने कहा कि बोरिस जेल्सन जा रहे हैं भारत दौरे पर, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अभी रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर अमेरिका का एक बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके वापस गए हैं, जिसमें उस इलाके की और इकानमी की काफी आगे नए मुआहदे हुए हैं। बल्कि उसमें मैं उसकी खूबसूरती ये थी कि वो तेल ले रहे हैं रशिया से, लेकिन यहाँ दूसरी साइड पे उनके डायलॉग अमेरिकन के साथ हो रहे हैं, और अमेरिकन ने मेंशन भी नहीं किया। मैं इसके साथ आखिरी सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, ये जो हमारे बच्चों को जो गलत तरबियत कर रहे हैं हमारे खान साहब, नियाजी साहब, ये बार बार हर जलसे में कहते हैं कि मैं खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी के लिए खड़ा हूँ, आपकी आजादी के लिए खड़ा हूँ, मेरे आजाद हर चीज होगी। हाँ साहब, जब आपकी इकोनॉमी आजाद नहीं है, आप जहां जाते हैं लोगों में पाँव पड़ के पैसे मांगते हैं, कशकोल लेकर जाते हैं। आप रशिया भी गए, वहां से गंदम मांगने गए, पाइपलाइन की बातें करने गए। तो जब आप जहां जाएं, पाँव पड़ जाएं वहां से खैरात मांगने के लिए, तो आजाद किस तरह हो जाएंगे आप? आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद किस तरह होगी? ये मैं नहीं कह रहा, आपके मुईज यूसुफ साहब कई दफा कह चुके हैं कि आजाद फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कि अफसोस कि लोग इस वक्त जज्बाती ज्यादा हैं, अकल से नहीं सोच रहे। बस वो कहते हैं जी पीटीआई, पता नहीं इसके कितना इसके पीछे चलेंगे। पहले देख चुके हैं कि 3.5 साल उन्होंने क्या हशर किया है, तोशा खाना में किस तरीके से जलील और ख्वार किया है। आज खैर मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, उन्होंने लिस्टें मंगवा ली हैं तोशा खाना की। और उसके लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तोशा खाना पे ये है कि खान साहब ने वहां भी अपने आप को नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन कर लिया है। और इस वक्त हमारे यूथ ये सारा कह रहे हैं जी वो भी तो लेते थे, और वो लेते थे, घर लेके जाते थे, दुबई में दुकान नहीं सजाते थे जाके। आपने वहां पे बिल्कुल
सर बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी डिसीजन लिया है और कहा है इनको कि लिस्ट दें, तो उस पे यही सब इनके लगे हुए लिस्ट देने में कि जी वो तो नून लीग भी ले गई थी तो वो भी कर गए थे, लेकिन फिर तो इसका मतलब है कि उनको ये चोर कहते हैं, तो ये खुद भी चोर हुए। बिल्कुल लेकिन चोर। अब उन्होंने यही कहा है कि जी ये जो है अवाम का पैसा होता है और प्राइम मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं, आप इस तरह से गिफ्ट्स नहीं ले जा सकते। तो आप क्या करेंगे, ये वापस कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बेच दिया है, तो बेच के खा गए। इनको जुर्माना होना चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। देखिए इन्होंने कौम का पैसा तबाह किया। बल्कि आज तो एक जज साहब ने कहा कि जब आप गिफ्ट लेते थे तो पाकिस्तान गिफ्ट देता भी था और वो टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता था। और वो गिफ्ट जो है वो इमरान खान को नहीं मिले, बुशरा बीबी को नहीं मिले, वो तो वजीर आजम को और खातून अव्वल को मिले हैं। वो तो कौम का एसेट है, वो तो कौम का जो चीजें थी जो आपने बेची है। दूसरा ये मेरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट इनके खिलाफ ये है कि देखें इन्होंने तोशा खाना की चीजें बेची जो की, अब नून और उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन उनकी कैंपेन जो होती थी हर तकरीर अय्या का नाबदू अय्या के नस्तईन से नहीं शुरू होती थी भाईजान। उनके जलसों का नाम अबर बिल मारूफ नहीं होता था। आपने करैक्टर बेस पे इस्लाम के नाम पर आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपका डबल करैक्टर है ये। आपके खाने के दांत और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चों को, और पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं इन नारों के साथ। ये हकीक आजादी, गुलामी, गैर मुस्लिम होना, एंटी अमेरिकन होना, गद्दार होना, आप पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। और आप ही के वजीर साथ कह रहे हैं कि वी आर इंचेस अवे फ्रॉम सिविल वॉर। ये आप ही तोहफा दे रहे हैं पाकिस्तान को सिविल वॉर का, और कोई नहीं दे रहा। ये बार बार कह रहे हैं सर, बार बार लोगों को बता रहे हैं, जैसे अगर किसी का ध्यान नहीं जा रहा तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग उस तरफ चले जाएं। लेकिन सर जी, बल्कि जावेद चौधरी साहब, आई एम सॉरी, जावेद चौधरी साहब ने तो इस पे आर्टिकल लिख दिया बड़ा खूबसूरत अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को ना रोका गया तो पाकिस्तान टुकड़े होने वाला है। ये करके जाने वाले टुकड़े ही हो रहे हैं ना। मुझे ये बता, अगर एक सूबे में 2 चीफ मिनिस्टर बैठे हों, आपकी ब्यूरोक्रेसी कंफ्यूज हो कि हमें ऑर्डर किसके मानने किसके नहीं मानने, तो फिर आप सोमालिया ही बन चुके हैं पहले भी। आप इंचेस अवे फ्रॉम बिकमिंग अफगानिस्तान। तो सर पंजाब असेंबली में जो इन्होंने ड्रामा किया है, वो जो यहाँ से यहाँ तक पट्टी लगी हुई थी परवेज इलाही साहब को, वो तो जिस्मानी पट्टी थी। अब दूसरा जो साम पटारी से निकल चुका है कि वो उमर चीमा साहब जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो इस्तीफा है उस्मान बुजदार का, वो तो इट्स नॉट वैलिड। तो टुडे उस्मान बुजदार भी चीफ मिनिस्टर है और दूसरी तरफ जो अपना हमजा शहबाज वो भी चीफ मिनिस्टर। अब मुझे ये देखें कि आप कहां हैं? आप सोमालिया हैं, अफगानिस्तान है, अब क्या है? और ये तोहफा किसका है? खान साहब का है। बिल्कुल हिस्ट्री में क्या लिखा जाएगा? बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो जर्नलिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स, उन्होंने तो इनको क्या कहते हैं, उन्होंने तो इनको कहा ही इज अ डिक्टेटर लाइक पर्सन। आज मैं बल्कि ये कह रहा हूं कि कौन सी चीज की आजादी थी इनके दौर में। देखे मोहसिन बेग साहब की स्टोरी सुन लें, एफबीआई को किस तरह यूज करते थे। अब जलसों पे खड़े होकर कह रहे हैं अपनी मर्जी के अफसर लाएंगे। वो देखें सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह साहब की स्टोरियां देखें, आपने क्या क्या नहीं किया अपने दौर में। तो अब आप घबरा रहे हैं। आप पहले लोगों को तैयार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ आएंगे, मेरे खिलाफ आएंगे। खिलाफ क्यों नहीं आएंगे भाई? आपने जो किया, कहते जो बोए वही काटना होता है। आप जो बो कर गए वही काटेंगे आप। सर सबसे ज्यादा तो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस से डरे हुए हैं। लेकिन सर आपको लगता है, जैसे आप हमेशा ही, हम लोग बात करते हैं तो आप हमेशा ही तारीफ करते हैं, और मुझे भी बहुत इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पसंद है, उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर नजर आता है जो थोड़ा बहुत कॉपी कर पाए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, थोड़े से हालात को सही कर पाए, उनसे कुछ सीख सके? देखें कुछ चीजें आरजू, मैं डॉक्टर जयशंकर, मेरे लिए ये बड़ा एक प्रिविलेज है, ऑनर है, वो यहाँ पे सर्व करके गए वॉशिंगटन डीसी में। और मैं उनको बड़ा करीब से जानता हूँ। उनकी एजुकेशन, उनकी पर्सनैलिटी, उनका सारा जो उनका एक सर्विस फॉर द इंडिया। देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो आपके अंदर नेशनलिज्म हो और दूसरा आपको फिक्र हो अपनी लेगेसी की। ये चीजें तब डिलीवर होती हैं। तो ना अगर आपके अंदर नेशनलिज्म हो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर मुल्तान की सियासत से आगे नहीं ग्रो कर सका। मैंने आपको बताया था जब उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर स्पीच की थी गिलानी साहब के खिलाफ, यूसुफ रजा के,
उन्होंने अपने सारा कुछ मेज के ऊपर रख दिया था कि दिस इज व्हाट ही इज। आप इंटरनेशनल लेवल पे या अफसरान या ब्यूरोक्रेसी या आपके जो नीचे काम करने वाले आपकी इज्जत करते हैं अगर आपको करैक्टर शो करें, आप पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल शो करें, अगर आपको फिक्र हो कि मेरी लेगेसी है, आई एम 60-65 ईयर्स ओल्ड, मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस तरह याद करेंगे, तब आप चीजें सर्व करते हैं। हमारे अंदर इन चीजों का फुकदान है, ना लेगेसी है, ना नेशनलिज्म है, ना प्रोफेशनलिज्म है, अपना मारा मारी है कि मैं लूट के भाग किस तरह जाऊं। दैट इज, वो कहते हैं अमेरिका में, ये कहते हैं मी माई सेल्फ एंड माइंड। बात शुरू मेरे से होती है, मेरे ऊपर ही खत्म हो जाती है। तो ये चीजें मैं शुरू से कह रहा था, हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान का सोल्यूशन सिर्फ दो चीजों में रहा है, एक नेशनलिज्म है और दूसरा खौफ खुदा है। और ये मुझे आज तक, मैं अपने 35-36 साल के तजर्बे में नहीं दे सका कि किसी के अंदर नेशनलिज्म उसने कहा हो। हाँ, परवेज मुशर्रफ साहब ने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान फर्स्ट, उन्होंने ये नारा लगाया था। और मैं जाती तौर पर पूछूं, मैं हालांकि वो डिक्टेटर थे और मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मैं उनका बड़ा गर्विता हूं, परवेज मुशर्रफ साहब का। और आज भी जो हालात चल रहे हैं, यकीन करें आज भी जो हालात चल रहे हैं, लोगों को अब फौज अच्छी लगना शुरू हो जानी। आज के हालात में आपको आपकी एस्टेब्लिशमेंट अच्छी लगना शुरू हो चुकी है, जो ये कर रहे हैं वहां पे। आइन नाम की कोई चीज नहीं है, अदालतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इनके हक में फैसला आ जाए तो वो जज ठीक है, अगर इनके हक में फैसला ना हो तो ये उनके बच्चों को तक को नहीं छोड़ते, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। तो और सर आखिरी चीज, आरजू, आखिरी पॉइंट, मुझे ये बताएं कि बाजवा साहब को लाहौर गैरिजन में मीटिंग करके क्लैरिफिकेशन करने की क्या जरूरत थी? हालात आपके इतने बिगड़ चुके हैं, आप मुझे ये बताएं कि हालात इतने आसान नहीं है, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और ये डिवीजन करने वाले खान साहब हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि आपके देखने वाले वो जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल पढ़ें कि अगर पीटीआई को ना रोका गया तो कंट्री विल बी डिवाइडेड, कंट्री विल ब्रेक डाउन। ये हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, बहुत खराब। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज और है जो इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली कही, और वो ये कि वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन वाले भी मेरे खिलाफ है, उसके जो हेड है वो भी मेरे खिलाफ है। देखिए उसके नहीं, अब हर चीज खिलाफ नजर आनी होगी शुरू। अब वो जस्टिस फायज ईसा के वहां से भी यू टर्न मारा है, अभी तो हर चीज इनको नजर आएगी। इनको तो जिन्नात नजर आने शुरू हो जाने दिन में चलते हुए आसपास। और यही इनके खुद अपॉइंटेड थे, गीत गाते थे, शेख रशीद साहब की रिकमेंडेशन पे हायर हुए थे ये इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त हेड है। लेकिन ये कि जब नजर आ रही हो चीजें, अपने अमाल सामने जो बोया हो वो सामने नजर आ रहा हो, तो फिर इसी तरह होता है। अभी तो हर चीज को ये यू टर्न मारेंगे। जस्टिस फायज ईसा पे इनका देखें, बशीर मेमन साहब ने सारी चीजें खोल के सामने रख दी हैं। वो पिछले हमारे लॉ मिनिस्टर कराची वाले जो एमक्यूएम वाले, उन्होंने सारी चीजें खोल के सामने रख दी हैं। अभी तो निकलेगी, अभी तो 9-10 दिन हुए हैं ना, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा। ये जो अपने नौकरों के नाम पर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसे इन्होंने पीटीआई में यूज किया है, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 85 लाख डॉलर जो है वो मनी लॉन्डर हुआ है पीटीआई में, बाहर से जो लाया गया है। अभी तो देखिए आगे क्या होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। 3.5 साल में मैं हमेशा कहता था आपके सेगमेंट में कि बच्चे जिनकी दाढ़ी मूछे नहीं है वो अरबों में करप्शन करके गए, अरबों में। और इस वक्त उनमें से कई भागने की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ तो भाग चुके हैं, कुछ भागने की तैयारियां कर रहे हैं। आप देखेंगे जल्दी, बड़ी जल्दी, महीने डेढ़ तक आपको इनमें से आधे पीटीआई के जो लौंडे लपाटे सारे भाग जाएंगे। लेकिन सर लास्ट में मुझे ये बताइए कि आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई इमरान खान की और उनकी पार्टी की कि पाकिस्तान में बैठ के इस तरह के ट्रेंड चला इन्होंने उसके फौज के खिलाफ और बाजवा साहब के खिलाफ, किस किस तरह के। तो इतनी इनको कहीं से तो इनको सपोर्ट मिल रही होगी ना, जो इन्होंने इस तरह से कर दिया। असल में इनको जो लाने वाले हैं वो अभी तक कंफ्यूज, नर्वस हैं कि वो कहते हैं ना कि किसी के साथ इतना बड़ा शॉक किसी को दिया जाए, उसको समझ ही ना आए कि मैं कर क्या बैठा हूं। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल वो है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये हम क्या कर चुके हैं, हमने ये क्या, कहते हैं ना, यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर। आपने एक मास्टर क्रिएट कर दिया है और वो अब आउट ऑफ कंट्रोल है। वो लाडला है, वो उसको आदत पड़ चुकी है हर एक के खिलाफ बोलने की। पहले तो उसके पास लाइसेंस था, जिस तरह वो बार बार आज भी कहते हैं हर जलसे में कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से सादक और अमीन डिक्लेयर किया गया था, मैं वाहिद लाइसेंस याफ्ता जो है लीडर हूं, दूसरे किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं। तो फिर वो लाइसेंस देखें, उसकी हिस्ट्री देखें कि उनको लाइसेंस दिलवाने वाले कौन थे, लाइसेंस देने वाले कौन थे।
अब वो रोकता है, अब वो रोकना पड़ेगा आपको। अगर नहीं रोकेंगे, यू डोंट हैव एनी सर्वाइवल देन। अगर आप नहीं कर पाएंगे, ये रोकना होगा, रेड लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। इन्होंने पहली स्पीच में ही रेड लाइन क्रॉस की थी आपके एटॉमिक एसेट्स की तरफ। उसको तो थोड़ा सा उन्होंने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, लेकिन अभी तक मजीद काम करने की जरूरत है इसकी अभी, क्योंकि थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, थिंग्स आर आउट ऑफ। सर पता नहीं सादिक और अमीन कैसे कहलाते हैं, ये कि इसलिए कि जो आदमी अपनी बेटी को ना माने वो सादिक और अमीन कहाँ से हो गया। मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आई कि सादिक और अमीन क्यों है। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। वो बेटी वाला केस तो बहुत छोटा है, लेकिन इस वक्त ये जो पाकिस्तान में हुआ, अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि पहले तो खैर मेरे मादरे मिल्लत के कपड़े 74 साल से फाड़े जा रहे हैं, लेकिन वो इस दौर में ये होता है ना, मैंने जिस तरह कहता था पहले तो सिर्फ करप्शन थी, अब इसमें बदतमीजी, अना, इसके अंदर बेवकूफी, नाअहली, ये सारा कुछ शामिल हो चुका है। और लूट मार का ऐसा बाजार था कि उसमें मेरा मकसद, अब जहां से भी इनको पकड़ेंगे शर्मिंदगी नजर आएगी वहां से आपको। देखें, ये पूछने वाली बात है, ये जब आपकी मेजॉरिटी नहीं रही, आप ड्रैग कर रहे हैं, आप कभी आर्टिकल 5 निकालते हैं, कभी आर्टिकल 6 निकालते हैं। अब यहाँ पे तो ये हो रहा है, तो मुझे ये बताएं फिर पंजाब में भी आप, अमेरिका आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर आप सुबह सरहद में असम्बलियां क्यों नहीं तहलील कर देते? ये जो ड्रामा अगले दिन आप आजाद कश्मीर में तो देख चुकी है, वहां पे क्या ड्रामा हुआ है। मेरा मकसद कोई असूल हो, कोई आपके प्रिंसिपल्स हो, कोई पार्टी लाइन हो, कोई आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो, मैं कुछ भी नहीं। मैं तो हैरान होता रहता हूँ इनकी बातें सुन सुन के क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मादर पिजर आजाद सोसाइटी है। मेरा मकसद सारा दिन वो लौंडे लपाड़े बैठ के उनका काम क्या है, ट्वीट बना रहे हैं, वो छोटे छोटे वो लतीफे बना रहे हैं, वो सारा। आधे तो इनके सारे जो बच्चे हैं वो तो यूट्यूब के और टिकटॉक की कमाई पे चल रहे हैं सारे। उनकी पर्सनल तो इनकम ही कोई नहीं, ना कैरेक्टर है। आधे तो घरों से भागे हुए बच्चे हैं जो मेरा मसला इस तरह के जो सर 20-20 हजार पे रखे हुए, सुना है 20-20 हजार महीना दे के उनको बस यही काम है कि वो सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिखते रहते हैं बस। 14 करोड़ का बजट था मेरे ख्याल में, मुझे नंबर याद नहीं है। और उनके बल्कि इनके साथ जो बच्चे थे, कई जो अगले दिन स्टोरी एक आई है, वो तो अरबपति के बन चुके हैं, जिनकी अपनी फर्में उन्होंने बना ली हैं, बड़ी बड़ी पीआर फर्म्स हैं उनकी और सारा कुछ। लेकिन ये कि इस बेदर्दी से पाकिस्तान को लूटा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा इनके दौर में लाया गया और प्रोजेक्ट एक भी नहीं किया गया। वो जो बिल्कुल बात ठीक नजर आना शुरू हो गई, वो जो नून लीग के बारे में मशहूर थी, वो कहते हैं खाते तो लगाता, वाकई वो खाते थे, कुछ लगाते भी थे। ये तो सिर्फ खा ही गए हैं ना, इन्होंने एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं किया, एक सिंगल प्रोजेक्ट, लेकिन कर्जा हर गवर्नमेंट से ज्यादा लिया है। देखिए, जिन्होंने मुर्दों के कफन भी नहीं छोड़े, जो 40 अरब रुपया कोविड का खा गए, इनसे क्या तो हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर फिर भी जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ कि मायूस नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ बेहतरी की कोशिश होनी चाहिए और दुआ होनी चाहिए, होगा कुछ ना कुछ बेहतर। क्योंकि अब थोड़ा करके इनको साइड पे तो किया है ऐसा ऐसा करके, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए, मैं पहले आपको कहता था कि पहला महीना जरा मुश्किल होगा, पहला महीना सेट करेगा टोन को, लेकिन 3-4 महीनों तक चीजें काफी डस्ट सेटल हो जाएगी। लेकिन ये कि मेरी तो दुआ है पाकिस्तान के लिए, मेरी मदरलैंड है, मैं हमेशा उसके लिए, मुझे अफसोस होता है खासकर जब आप वाशिंगटन डीसी में बैठते हैं, दूसरे ममालिक को देखते हैं तरक्की करते हुए, जिस वक्त दूसरे ममालिक में आप नेशनलिज्म देखते हैं, उनमें प्राइड देखते हैं, उनके अंदर अपने झंडे की प्राइड होती है, अपने पासपोर्ट की प्राइड होती है। तो हमारा तो उल्टी तरफ चल रहा है ना, हर चीज ही उल्टी गंगा बह रही है हमारी। उसमें कोई नेशनलिज्म नहीं है, कोई मुल्क से मोहब्बत नहीं है। देखिए, हमारे स्पीकर साहब हैं, गवर्नर उमर चीमा साहब हैं, मुल्क के साथ, अपने आइन के साथ उनकी कोई वफादारी नहीं है। सिर्फ एक आदमी है उसके साथ वफादारी है, और वो उसी वफादारियों को निभाते निभाते पाकिस्तान को इस जगह पे ले आए हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि चले आरफ अलवी साहब से बंदा पूछेगा आपको निकाल तो उन्होंने वैसे ही देना है, तो वो आप इज्जत के साथ चले जाएं। लेकिन उनके लीडर के पास भी यही था, वो चले तो जाते जब एमक्यूएम ने छोड़ा था, लेकिन वो नहीं गए। वो कहते हैं 100 जूते 100 प्याज। वही बात है कि करैक्टर के साथ, किसी तरतीब के साथ, मॉरल्स सफाई के साथ काम नहीं करना, बेइज्जती करा के निकलना है। कहते हैं तो सब क्या और किसी के ओथ के टाइम पे तो बीमार हो जाते हैं आरिफ अलवी साहब और भाग जाते हैं। अजीब किस्म का रवैया उनका। लेकिन ये बचकाना, इसको बचकाना हरकतें कही जा सकती, करैक्टर नहीं। ग्रोन अप लोग नहीं होते। बस रिजाइन देके घर चले जाओ। अगर आपकी सेहत खराब है, आपने ओथ नहीं लेना, घर चले जाओ, या फिर वैसे कह दो जी मैं तो बुरी। लेकिन ये कर क्या रहे हैं आप? मैं तो कई दफा सोचता हूँ, अब मुझे उमर चीमा साहब है, वो दूसरा बंदा तो वोट लेके बैठा हुआ है, आपके पास तो वोट ही नहीं है।
और बिल्कुल। आप उसका ओथ नहीं ले रहे। अब उस्मान बुजदार का देखें किस तरीके से वो उसका इस्तीफा जो है वो इन्होंने खुद इस तरह सारा कुछ ये प्लान किया उन्होंने, क्यों इसका उस्मान बुजदार का इस्तीफा ऐसे लिखवाया जाए जो कल को फड्डा डाला जा सके। देखें जिनके दिमाग इस तरह के हैं, नेगेटिव चलना और दुश्वारियां और फ्रेब और धोखे। तोशाखाना पे देखें, चोरी चाहे 1 रुपए की हो, इट्स अ सर्टेन माइंडसेट होता है। 1 बिलियन की चोरी है और 1 रुपए की भी चोरी है। अगर तोशाखाना पे डाके मारे जा सकते हैं तो इन्होंने मुल्क पे हाथ साफ नहीं किए होंगे, लाजमी किए होंगे। यानी सर चलिए कोई गिफ्ट पसंद आ जाता है तो इंसान कहता है चलो मैं अपने पास रख लूं, अपने पास नहीं रखा, इन्होंने बेच डाला सब कुछ। और अब इस सारे तमाशे में वो फरा गुज्जर वाला सीन तो गायब ही हो गया, अब बात ही कोई नहीं कर रहा, सब भूल गए। लेकिन देखें भूलेंगे कैसे, जैसे देखें इस वक्त आप मुझे ये देखेंगे अगर जिसका 25,000 रुपया तनख्वाह है महीने, और फरा गुज्जर अपनी जिंदगी में एक गांव छोटे से शेखुपुरा माछी से निकली है और 1 लाख रुपए, 1 लाख डॉलर का बैग उठा के फिर रही है, तो क्या ख्याल है लोग सोच नहीं रहे? सोच तो रहे हैं लोग। और इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखें इसमें मैं खुद शामिल हूं, मैं विक्टिम हूं पीटीआई का, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है, मैं खुद दुआएं मांगता रहा हूं इनके लिए। देखें अब क्या करें इस पे। नहीं सर, बहरहाल उम्मीद रख सकते हैं कि शायद कुछ आगे बेहतर हो, और कम से कम ये जो अभी गवर्नमेंट आई है ये इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो शायद काफी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। जो उनका आगाज है वो तो उनका जो उनका स्टार्ट है वो तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जिंदगी में बड़ी बहारें देख ली हैं, बड़ी जेलें देख ली हैं, बड़ा उतार चढ़ाव दे चुके हैं वो। मेरे ख्याल में उन बड़े अच्छे डिसीजन ले रहे हैं वो। लेकिन ये कि शायद उनको मैं तभी परफॉर्म करेंगे टाइम मिलेगा तब। वो टाइम मैं कहता हूँ उनको मिलना चाहिए 2 वजूहत से। एक तो उनको टाइम मिलना चाहिए, कुछ बेस ठीक करें, और दूसरा ये कौम को इनके कारनामे, इनके स्कैंडल कौम ये भी देख ले कि इनके पास क्या चॉइस है। और इस बार तो सर शहबाज शरीफ के साथ जो है वो जरदारी साहब भी हैं, तो जरदारी साहब भी एक अपने तरह के कमाल के आदमी हैं, यानी बहुत ही जबरदस्त उनकी भी नॉलेज और उनका भी जो एक अंदाज है काम करने का, तो शायद दोनों मिलकर कुछ बेहतर कर पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू।